22 क्वेश्चन। अच्छा 22 भी हो गया ये, वो नहीं है आपके पास। 23 वाले सिस्टम। यस सर। 23 है कि एन Yes, आइडियल sir. गैस एक्सपेंड इन वॉल्यूम फ्रॉम 1 into 10 की पावर -3 to 1 into 10 की पावर -2 मीटर क्यूब at 300 Kelvin against a constant pressure of 1 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वर्क डन इज। ठीक है, अब देखो सर ऑप्शन सी। जूल में लिखा है, ये किलो जूल में है। ठीक है, जूल एंड किलो जूल। तो अब इसमें से फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? सर वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू वाला जो लगता है डेल वी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस पी एक्सटर्नल है इसमें 10 की पावर 5 और इसमें हो जाएगा फाइनल 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -3। अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ जाएगा? लगभग -900 जूल आ रहा है। ये सर ऑप्शन सी। सी आ रहा, हाँ, ये -900 जूल आया। समझ में कैसे आया? यस सर। हाँ, क्योंकि ये 10 की पावर -2 है। -2 का मतलब 0.01 और ये 10 की पावर -3 का मतलब 0.001 ऐसे है। ठीक है, उसके बेस पे किया है उसने। तो फिर क्या करोगे आप? यहां से इसको इससे माइनस करोगे तो ये 10 में से 1 गया 9 और ये 0.0 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको जब इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा 10 की पावर 5 इंटू 0.009। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 900। ठीक, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 900। अब क्वेश्चन नंबर आता है 24। क्वेश्चन नंबर सर इसका ऑप्शन सी है। 24 का। The Yes, sir. difference between del H and del U is usually significant for system consisting of। तो 24 का आंसर है सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट कब होगा? जब वो गैस में होगा केवल। सॉलिड और लिक्विड के लिए ये यूज नहीं हो सकता क्योंकि जीरो हो जाएगा। सॉलिड और लिक्विड में क्या है? जीरो नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ, तो उसमें तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, उसके लिए तो यूजफुल है ही सर नहीं। मुझे लगा इसमें इक्वल बताना है कि किस में नहीं, इक्वल हो जाएगी। नहीं, मैंने कहा कि अगर ये चीज यहाँ पे चलेगी, ये इसमें काम कर रही है, इसका मतलब वहां पे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना। और जब आपने क्या किया, Yes, sir. सॉलिड या लिक्विड होगा तो इसमें क्या होगा? देखो डेल एच माइनस डेल यू इज इक्वल टू डेल एन जी आर टी। अब यहाँ पे क्या होगा? गैस और लिक्विड के लिए क्या होता है? डेल एन जी जीरो हो जाता है। ये जीरो होगा तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और जीरो का मतलब ये वैलिड ही नहीं है, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। फिर अगर कोई आंसर जीरो आ गया इसका मतलब क्या है? ये यूजफुल है ही नहीं, उसके लिए सिग्निफिकेंट तो है ही नहीं, इसका तो इंपॉर्टेंस है ही नहीं ना। ठीक है, तो ये सॉलिड लिक्विड या सॉलिड लिक्विड के लिए वैलिड नहीं होता। किसके लिए होता है? केवल गैस के लिए सर सिग्निफिकेंट। गैस। हाँ, ये वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 25। अब ये वही चीज आगे देखो, फिर ये सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड है। तो सर ऑप्शन बी है इसमें। ऑप्शन बी। हाँ, अब सीधा सा देखो, अभी हमने किया था क्या? डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल बी या फिर डेल एन जी आर टी। अब ये तो जीरो हो गया क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए ये पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। तो आपको क्या करना है? कंडीशन को अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा उसे डीपली, अदरवाइज आप उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब 26 का बताओ। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इट्स। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ, सी बिल्कुल सही आंसर है। अब सी कैसे लगा आपको? एंथैल्पी रिमेन अनइफेक्टेड। एंथैल्पी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें कैसे, किस बेस पे कह सकते हैं कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा?
देखो एंथैल्पी का कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, ठीक है। 26 ना यस आंसर। सर। तो अब इस केस में क्या होगा कि इस केस में आपके पास अगर आइसोथर्मल होगा तो आइसोथर्मल में इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर टेम्परेचर तो आइसोथर्मल में कांस्टेंट रहता है। हाँ, पी डेल वी हीट, तो सर हीट भी कांस्टेंट रहेगी इसमें? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। डेल्टा वी, और कोई कंडीशन आपको याद है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में? एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, जब आपने हीटिंग करी होगी और ये एक्सपेंड हो गया यहां से ऊपर की तरफ चला गया। सर इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है फिर? वॉल्यूम इंक्रीज हो इंक्रीज जाएगा। होगा। हाँ, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा तो उससे डेल चेंज है ना, जो यस सर। डेल वी तो होगा ही होगा, तभी तो यहाँ पे डेल वी है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। तो इसका और कोई कंडीशन आपको याद नहीं आ रही है? देखो आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में एक और चीज होती है, एक होता है डेल टी जीरो हो जाता है, एक डेल यू भी जीरो हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? ये आपको याद है? यस सर। डेल यू जीरो हो जाता है। ओके सर। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल बी। तो अब क्या होगा, डेल यू जीरो हो जाएगा, डेल टी तो है नहीं यहाँ पे, तो डेल टी तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। डेल यू यानी इंटरनल एनर्जी चेंज को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई। तो डेल एच किसके बराबर हो जाएगा, पी डेल वी के बराबर हो जाएगा, या जितना वर्क के बराबर हो जाएगा, या डेल एन जी आर टी के बराबर हो जाएगा। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सर डिक्रीजेस वाला? हाँ, डिक्रीज हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अप्लाई करके देखना आपको सब। तो ये कंडीशन जब तक ओके आपको सर। याद नहीं होगी तब तक क्या होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी किसके लिए कौन सी कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर आता है 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन विल डेल एच इज इक्वल टू डेल ई। देखो यही आ गया, तो आपको क्या करना है बताओ, पहले आपने कौन सा आंसर लिखा है इसका? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी सही है। इसमें क्या होगा देखो, अब यही फॉर्मूला फिर यूज हो गया ना, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू या डेल ई, और ये हो जाएगा डेल एन जी आर टी। अब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अब यहाँ पे देखो गैस के कितने मोल्स है प्रोडक्ट में, 2, और रिएक्टेंट में भी 1 + 1 2, तो 2 - 2 यानी 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसमें रिएक्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसमें केवल गैस को ही चेक करना होता है। यहाँ पे देखो क्या ये 2 है माइनस ये 2 + 1 3, तो 3, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो ये भी 0 नहीं हो सकता। इसका देखो ये भी गैस है, गैस है, गैस है, तो 1 + 1 2, तो प्रोडक्ट में 2 है -1, तो इसका आंसर हो गया 1, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट इसमें देखो ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो 2 + 1 3 माइनस
रिएक्टेंट में 2 है, क्योंकि सॉलिड को हम काउंट नहीं करेंगे, तो 2 - 1 का मतलब 1। तो केवल एक ही केस है जहां पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे डेल एनजी क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए तो ये डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28, फॉर द रिएक्शन CO गैस हाफ O2 गिव्स CO2, ठीक है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अब देखो इसमें क्या करना है, अभी हमने फॉर्मूला जो यूज किया था वही लगाना है, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ठीक है। अब इसमें बताओ डेल एन जी की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से बता सकते हो, इस रिएक्शन से डेल एन जी की वैल्यू कितनी आएगी? सर हाफ। नहीं, देखो रिएक्टेंट में कितने हैं, 1। सर 1 है। और यस सर। सॉरी प्रोडक्ट में 1 है, और रिएक्टेंट में कितने हैं? सर 1.5। हाँ, तो 1.5 का मतलब 3/2 हो गया, तो हो जाएगा यस -1/2, सर। -1/2। ओके सर। अब क्या होगा, देखो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू माइनस हाफ आर टी। तो अब बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, डेल यू या डेल एच? डेल एच इक्वल टू माइनस हाफ। सर डेल एच बड़ा है। नहीं, नहीं, इसमें सर डेल यू ही बड़ा है। डेल यू बड़ा है ना, क्योंकि माइनस भी तो हो गया। यस सर। अगर इसकी वैल्यू 100 है, हाँ। इसकी वैल्यू सपोज 5 है, तो ये 95 होगा ना। यस सर। इसलिए डेल ई बड़ा है डेल एस से, ठीक। तो बी यस सर। आंसर है, लेकिन उसका करेक्ट वो क्या होगा, एक्सप्लेनेशन। ओके सर। एक्सप्लेनेशन। अब 29 क्वेश्चन, 29 है, फॉर द रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर लिक्विड। देखो ध्यान रखना, ये तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्वल, सेम बताओ जरा इसका आंसर। सर इसमें ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ सी। सी सही है, क्योंकि लिक्विड होगा तो डेल एनजी 0 हो जाएगा, तो सर 0 हो जाएगा। यस तो सर। ये सी आंसर। बस यही तो आपको लॉजिक को पता करना है कि इसका लॉजिक क्या होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 का बताओ। सर इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या लिख रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंजेस, हाँ सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 31 पे। 31 में भी आपको ऐसे ही दे दिया, देखो डेल एन जी बताना आपको कितना आएगा, डेल एन जी बताओ इसको देख के। इसमें 1 + 5 6। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कैसे बताया आपने? सर इसमें पहले प्रोडक्ट और बताओ उसको कि माइनस करेंगे तो नम आरटी आ रहा है, माइनस आरटी। नहीं, पहले बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो के सर मोल्स इसमें कितने? 7 है। 7 कैसे, ये तो लिक्विड स्टेट में है ना, लिक्विड को थोड़ी काउंट करेंगे। ओके यस सर, 3 है 3। 3 हो गए ना, और यस सर। प्रोडक्ट में कितने हैं? सर 6। 6 हैं, तो कितना आंसर आएगा? सर -3। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? सर ऑप्शन सी होगा। हाँ, तो फिर तो इसको ध्यान देना है इसमें। इसको अभी तो कहा था आपको कि केवल गैस के लिए वैलिड होता है, यस सर। उसके लिए वैलिड नहीं होता, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 32, यही फर्क होता है जैसे स्टेटमेंट आप करोगे और जब ये क्वेश्चन आंसर करोगे। क्वेश्चन आंसर से क्या होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा बिल्डअप होते हैं। कंसीडर द रिएक्शन, ये हो गया N2 + 3H2 gives 2NH3 carried out at constant temperature and pressure. If del H and del U are enthalpy and internal energy change, which of the following expression is true? अब इसके लिए बताओ। अब ये तो सब गैस है, देखो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, NH3 गैस है। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? सर इसमें ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें डेल एनजी किस में आएगा, नेगेटिव आएगा।
कि नंबर ऑफ Negative मोल्स आएगा। प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट 4 है तो माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या होगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई माइनस 2 आर टी। तो ये कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू कम हो गई, ये ज्यादा हो जाएगी। तो डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 33 का बताओ। अमंग द फॉलोइंग 33 का ऑप्शन डी। 33 का ऑप्शन डी सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी है जो, देखो अगर कोई वर्ड मोलर में आ जाता है, मोलर, ठीक है, तो मोलर को आप काउंट नहीं करोगे कभी भी। मतलब मोलर है जो आपका, वो किस में नहीं आएगा, इंटेंसिव में नहीं आएगा, सॉरी, मोलर वर्ड है जो आपका, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब 1 मोल कोई कंपाउंड होगा और वो जितनी कंडक्टिविटी कर रहा है वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। और ये फोर्स है, ये है रेजिस्टेंस है, और ये हीट पर कैपेसिटी। फिर तो सर कोई भी नहीं आता इसमें। हीट, जो हीट कैपेसिटी होती है वो एक्सटेंसिव है, यस सर। ठीक है। क्योंकि सपोज करो आपने पानी इतना लिया तो क्या करेगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगा, यानी इसकी कैपेसिटी कम है। अगर वाटर को ज्यादा ले लोगे तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो देर में गर्म होगा, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है। अब इसको छोड़ के बताओ इन तीनों में से। सर इन तीनों में से तो रेजिस्टेंस भी वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वो सर दो तरीके के होते हैं, एक तो पैरेलल और एक सीरीज में होते हैं। 1/R=1/V करके होता है। तो इसमें से अच्छा इसने आंसर को मिस्टेक कर दिए कहीं पे। रेजिस्टेंस है जो, रेजिस्टेंस इस डायरेक्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, और इनवर्सली यस प्रोपोर्शनल सर। होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के, है ना। तो लेंथ हाँ जितनी ज्यादा ये होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यस सर। ठीक। तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये दोनों एक्सटेंसिव हो गए, ठीक है। और ये दोनों इंटेंसिव होते हैं, ठीक है। मोलर का मतलब जब 1 मोल करेगा तो ये फिक्स हो गया, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और फोर्स, फोर्स आपको पता है फोर्स भी क्या होगा, इंटेंसिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर इसमें से कोई भी नहीं है, गलत हो गए सारे आंसर। इसको होना चाहिए था 1 सर एंड, बट ऑप्शन डी वाला सही है फिर तो। ऑप्शन डी तब भी इनमें से सही आंसर है, ऑप्शन डी तब भी सही है। इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये दोनों इंटेंसिव ओके है, सर। बाकी ये दोनों एक्सटेंसिव है। अब क्वेश्चन नंबर 34, विच इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसमें से बताओ एक्सटेंसिव कौन सा है? सर वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में फिर पूछा हुआ आपको कि एक्सटेंसिव कौन सा है इनमें से, 35 सर इसमें मास। मास है। 36 क्वेश्चन में, which of the following सर factor do ऑप्शन not सी affect heat capacity। नेचर ऑफ सिस्टम। हाँ, ठीक है। ये आपको हीट कैपेसिटी एक्चुअली में हमने क्या किया बताया नहीं है, क्योंकि हीट कैपेसिटी हटा दिया, लेकिन आपको जरूरत तो पड़ेगी इसकी आगे। अभी मैं आपको ये वो टॉपिक भी ले लूंगा इसका, हीट कैपेसिटी का, ठीक है। ओके सर। तो हीट कैपेसिटी आएगा तब मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 37। सर इसमें थर्मल कैपेसिटी अच्छा, ऑप्शन बी। ये वही है, ये सब हीट कैपेसिटी का ही क्वेश्चन आ गया ना, इसलिए आपसे नहीं हो रही है। ये 37 सब हीट कैपेसिटी। एक्चुअल में हीट कैपेसिटी क्या होती है, अगर कोई सिस्टम है और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करोगे तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो उसकी हीट कैपेसिटी, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो जब आप 1 डिग्री को बढ़ाओगे, तभी तो मैंने कहा अगर आपने थोड़ा सा पानी लिया तो जल्दी गर्म हो जाएगा, यानी उसकी कैपेसिटी कम है। और ज्यादा पानी लोगे तो क्या होगा, देर में गर्म होगा, यानी उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक। ये वाला सीपी अपॉन सीवी वाला भी नहीं बताया आपको, मोलर हीट कैपेसिटी नहीं बताया। ये बताओ 40 का,
1 कैलोरी सर ऑप्शन बी। होती है। ऑप्शन बी। हाँ बी 4.1884 यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं 4.2। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 41 थर्मल इक्वेशन है, इसका भी शायद मैंने बताया था, आपको नहीं बताया था। थर्मल केमिकल इक्वेशन का बता दो फिर भी आपको क्या लग रहा है। नोट सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल एच आर रिफर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड बाय एन इक्वेशन। तो ये तो सही है। आपको डेल आर एच का फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि जो नंबर ऑफ मोल्स पहले क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें नंबर ऑफ मोल को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये तो सही है। इसमें होता है हीट ऑफ सम ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द सॉरी सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इन दोनों का माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इससे। इसका आंसर है बी, 41 का आंसर है बी। ओके सर। Coefficient in a balanced thermochemical equation refer to the number of molecules of reactant and product involved in the reaction। तो number of molecules नहीं होता बल्कि क्या होता है, मोल्स होता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी आप किसी भी चीज को क्या करोगे, बैलेंस करोगे, जैसे मैंने कहा अभी 2A + 3B, तो यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स नहीं लेंगे, 2 मोल्स कहेंगे, यहाँ पे 3 मोल्स कहेंगे। ठीक है, जनरली Yes, sir. मोल्स और मॉलिक्यूल दोनों के लिए रिफर होता है, लेकिन यहाँ पे हम मोल्स से उससे इंडिकेट करते हैं। जब भी आप थर्मोकेमिस्ट्री इक्वेशन पढ़ते हो तो उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन को करना पड़ता है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि नंबर ऑफ मोल्स, ये लिखा है देखो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स सही है। एक मिनट अभी देता हूँ, 1 सेकेंड। इसमें एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर टेकन 0 एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं, सी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी भी कंपाउंड को बनाओगे तो हीट निकल भी सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है ना। अगर ये प्लस आता है, प्लस का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो कई ऐसी भी तो चीजें जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और कई ऐसी भी चीजें जिसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो दोनों चीज हो सकती है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि ऐसे तो रिएक्शन है नहीं कोई कि जिसमें सारी रिएक्शन में हीट इवॉल्व भी होगी, ऐसा जरूरी नहीं कि प्लस होगा, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सी आंसर। और इसका मतलब क्या होता है, नेवर नेगेटिव का मतलब कभी हीट निकलेगी नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसी होती है जिसमें हीट निकलती है और कुछ ऐसी होती है जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। ठीक, यस सर। क्वेश्चन नंबर 43, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपको उसमें किसमें एग्जाम में पूछ लेता है, ये आपको आएगा। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, इसको ये देखो मैं बता देता हूँ अभी आपको। 43 में क्या करना है आपको, 43 में पूछता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, इतना दिया हुआ है। आपको पूछा चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी चेंज कितनी होगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ये आप कंबशन का कर सकते हो। देखो इसके 2-3 तरीके करने के। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने इसको हीटिंग करी, कंबशन किया, तो बन जाता है CO2 + H2। ठीक है, आप इसको बैलेंस करोगे तो कार्बन के 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन के 4 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, 2 हो गए। अब इसको बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 × 2 = 4 और 2 6 यानी 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब हमने क्या किया था, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि जितना
प्रोडक्ट है इसकी एंथैल्पी का सम। ठीक है, अब इसके देखो ये 2 मोल है, अब इसको मोल में काउंट करना है, तो 2 मोल इंटू CO2 कितना दिया आपको, देखो CO2 की वैल्यू कितनी दी है, ये -394, ठीक, प्लस H2O यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको, H2O दिया हुआ है ये 286 हो जाएगा ये -286, ठीक। तो ये हो गया सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट ये हो गया, फिर ये माइनस साइन। अब देखो जो एलिमेंटल स्टेट में होता है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, क्योंकि उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो नेचर में खुद ही मिलेगा, ऑक्सीजन तो नेचर में मिलता ही मिलता है, तो इसकी 0, इसको छोड़ दो। C2H4 का कितना है, देखो C2H4 का कितना है 52 है, तो ये -52। अब आप इसको पूरा सॉल्व करो। सर यहाँ पे 2 into 2 नहीं होगा, नहीं, इसमें 2 है ही नहीं, H2O में कोफिशिएंट इसका तो 1 है ना, इसका 1 है कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट देखना है ओके इसको, सर। यहाँ नहीं मत देखो नीचे, कोफिशिएंट देखना है, ठीक है। तो 52 into 1, तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं सर, आपके मैं पास, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, वाटर की, H2O में। हाँ H2O 2 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ सही कहा, H2O 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। तभी तो हमने कहा था ना उसमें कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ये देखो इंक्लूड हो रहे हैं इसमें। तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा -1412 किलो जूल पर मोल। सर ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब Yes, क्वेश्चन नंबर 44, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, इस पे डिपेंड नहीं करता। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, यूज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट फॉर द सेम प्रोडक्ट, एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन। पहला लिखा है इसमें यूज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स फॉर अ सेम प्रोडक्ट, सेकंड है नेचर ऑफ इंटरमीडिएट, हाँ इंटरमीडिएट पे तो डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है। अभी मैंने कहा था ना कि थर्मोडायनेमिक्स की खास बात क्या है कि वो किसी की मैकेनिज्म ही नहीं बता पाता है ना, इंटरमीडिएट क्या क्या बनेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं देता, ठीक है। ओके सर। तो इसको ध्यान रखना कि जब भी इंटरमीडिएट आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, तो इंटरमीडिएट पे वर्क करता ही नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स की डीमेरिट्स है। अब 45 क्वेश्चन, ओके सर। हाँ अब 45 क्वेश्चन, 45 में बताओ। अच्छा 45 भी वैसे सर जैसे इसमें मुझे सी या बी में से लग रहा है। 45 भी वैसे जैसे भी हमने किया था, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ये रिएक्शन है 1 2 3 फाइंड आउट द एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑप्शन, इनमें से ऑप्शन बताना आपने क्या होगा। तो इसमें से क्या करेंगे 45 में, सर या तो सी होगा या तो बी होगा, इन दोनों में से जा रहा है मेरा। सी है, सी। यस सर। देखो ये एक्स है ना, तो अब इन Yes, दोनों sir. को प्लस करके देखो, इन दोनों को इक्वेशन थर्ड और सेकंड को प्लस करो, तो क्या होगा, सर ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाली। देखो इस, हाँ ये CO से CO कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। सी ग्रेफाइट हो गया, ये हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, और ये CO2 आ गया, आया। ओके सर। यस सर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, जेड। हाँ तो ये ऑप्शन सी है। ठीक है, तो अभी तक आपने 45 ही किए है ना। यस सर। अच्छा, तो इसको एक बार आप करके देखो, और नहीं हो रहे क्या ये, सर ये मैंने ट्राई नहीं करे थे अभी, मैं कर लूंगा एक बार चलो ट्राई। और मैं अभी आपको और क्वेश्चन देता हूँ, कल छुट्टी है ना संडे को, यस तो सर। कल मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूँ फिर 45 से ओके आगे, सर। ठीक है। मॉर्निंग का टाइम जो होगा मैं आपको टाइम सेंड करता हूँ, पहले आप इसको ट्राई करके देख लो आप, ठीक है। ओके सर। हाँ फिर मैं आपको सारे आंसर बताता हूँ, तो मैं आगे भी क्वेश्चन भेजता हूँ अभी, ठीक। ओके सर। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है फिर, यस सर। ओके, थैंक यू सर। बाय।